गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आप वीडियो देखते रहें और इसका अध्ययन करते रहें। आज अपन आपके लिए नया वीडियो जारी कर रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ा था। तो ये जो वीडियो है आपके लिए नगरीय जो बस्तियां नगरीय अधिवास हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। देखिए अभी बात की थी अपन ने कल वाली वीडियो में बात की थी कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कैसी होती हैं कि उसमें जो आवास करने वाले लोग होते हैं वो प्राथमिक सेक्टर के क्षेत्र में होते हैं, संख्या कम होती है, आवासों की जो सघनता होती है वो विरल होती है। लेकिन यहाँ पर अपन नगरीय बस्ती की बात करते हैं कि जो नगरीय बस्ती के जो लोग हैं संख्या में ज्यादा होते हैं। नगरीय बस्ती के लोग क्या होते हैं? संख्या में ज्यादा। उनके द्वारा बनाए गए जो आवास होते हैं वो केंद्रित होते हैं, पास पास होते हैं, बीच में गैप नहीं होता है, सघन होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। और इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं वो प्राथमिक सेक्टर के क्षेत्र को छोड़ करके, जैसे कृषि को छोड़ करके, पशुपालन को छोड़ करके, मत्स्य पालन को छोड़ करके, खनन क्षेत्र को छोड़ करके जो कार्य करते हैं, यानी कि जो भी व्यवसाय है प्राथमिक क्षेत्र के को छोड़ करके उसमें संलग्न व्यक्ति नगरीय अधिवास में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आप नगरीय अधिवास की डेफिनेशन दें तो कैसे देंगे कि प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायों में संलग्न लोग होते हैं तो उनके अधिवासों को अपन नगरीय अधिवास कहते हैं। यानी कि प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके सभी व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति नगरीय अधिवास में आते हैं। तो नगरीय अधिवास का मतलब हुआ कि नगरों में जो लोग निवास करते हैं तो कृषि क्षेत्र को छोड़ करके गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं और निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि जो नगरीय बस्तियां होती है अब इनकी कुछ विशेषताएं बात करते हैं। विशेषताओं की आपसे पूछ सकते हैं कि नगरीय बस्तियां क्या हैं, इसकी कुछ विशेषताएं लिखिए। तो आप पहले नगरीय बस्ती की डेफिनेशन देखें। प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके सभी व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति नगरीय अधिवास में आते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता यह होती है जो नगरीय अधिवास होते हैं उसमें निवास करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। और संख्या ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो वहां का जो घनत्व होता है वो उच्च पाया जाता है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए आवास जैसी समस्या वहां पर उपलब्ध होती है। मकान पास पास में पक्के होते हैं, मकान पास पास होने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, प्रकाश नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगला है जनसंख्या का बसाव अधिक रहता है। जनसंख्या बसाव अधिक होने के कारण एक ही क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं, इसलिए वहां पर पर्यावरण प्रदूषण जैसी या पेयजल जैसी समस्या उपलब्ध हो जाती है। रोजगार के अधिक अवसर। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो नगरीय बस्ती होती है वहां पर समस्या तो होती है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। तभी तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहर की ओर प्रवास करते हैं, शहर की ओर गमन करते हैं। आपसे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर प्रवास क्यों करते हैं, शहर की ओर गति क्यों करते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि रोजगार। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए वो रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं और वहां से अपनी आजीविका चलाते हैं और इसी कारण इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगला है शिक्षा और चिकित्सा सुविधा रहती है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध ले सकते हैं, ये आसान से मिल जाती है। वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ पर हर क्षेत्र में विकास संभव हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ये नगरीय बस्तियों की विशेषताएं हैं। पहली है उच्च नगरीय जनसंख्या घनत्व रहता है, दूसरी है कि मकान पास पास में पक्के होते हैं, अगला है जनसंख्या का बसाव अधिक रहता है, उससे नेक्स्ट है कि अधिकतर सड़कें पक्की होती हैं, नेक्स्ट है कि रोजगार के साधन आसान से मिल जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं, अगला है शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से अपन ग्रामीण जो नगरीय बस्तियां हैं उनको समझ सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसी होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो अपन ने ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार किए थे उसी प्रकार से नगर भी एक प्रकार का नहीं होता है। इसकी जनसंख्या के आधार पे देखते हैं
तो ये नगर अलग अलग प्रकार के होते हैं। बात करते हैं अपन कि नगरीय वस्तु का जो वर्गीकरण करते हैं, यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, ऊपर मैंने नगर लिखे हैं या नगर अधिवास लिख लो इसमें। और नगर अधिवास की बात करें तो ये नगर, एक नगर होता है, एक महानगर होता है, एक सन्नगर होता है, एक बृहद नगर होता है। अब इसके जो टाइप्स कैसे बनाए गए, प्रकार कैसे बनाए गए, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर बनाए गए, जनसंख्या के आधार पर बनाए गए। नगर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नगर की। अपन क्या करते हैं कि जैसे शाहपुरा शहर है और कोई शहर, वो शहर कहते हैं, लेकिन अपन क्या इस तरह से देख नहीं पाते कि वास्तव में इसकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, आकलन नहीं करते। तो नगर का मतलब क्या है कि ऐसे अधिवासियों का समूह है जिसमें 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या रहती है, उस प्रकार के अधिवासियों के समूह को अपन नगर कहेंगे। तो नगर के लिए जनसंख्या सीमा कितनी है, नगर के लिए जनसंख्या सीमा है 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक, 1 से लेकर के 10 लाख तक, 10 लाख से कम ही होनी चाहिए, 10 लाख से कम ही होनी, 10 लाख तक ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार के आदिवासियों के समूह को अपन क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। जैसे मान लो अपना जैसलमेर है, राजस्थान का जैसलमेर शहर है, वो नगर की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, नगर की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं महानगर, किसकी बात करते हैं, महानगर। महानगर की बात करें अपन तो इसके लिए भी जनसंख्या का आधार माना गया है। क्या माना गया है, आधार, कि नगर से जो बड़ी इकाई है महानगर होती है, फिर महानगर से बड़ी इकाई क्या है, सन्नगर होती है, सन्नगर से बड़ी इकाई क्या होती है, वो बृहद नगर के अंतर्गत आती है। महानगर के लिए अगर जनसंख्या का जो अनुमान देखते हैं अपन, ये 10 लाख से अधिक होती है। किससे होती है, 10 लाख से अधिक, लाख से अधिक, लेकिन 50 लाख से कम। 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, लेकिन 50 लाख से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार के जो क्षेत्र है, अधिवास है, उसको अपन महानगर कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, महानगर का विकास कैसे होता है कि पास पास में 2 नगर है, ठीक है, और जब पास पास में दोनों नगर है, धीरे धीरे मिल जाएंगे तो एक समूह बन जाएगा उनका, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली 10 लाख से आगे निकल जाएगी। तो इस प्रकार के नगर को फिर अपन किस में रख देंगे, महानगर में रख देंगे। इधर देखो, नगर की बात करें थे, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को, वाले अधिवासियों के समूह को नगर कहते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया है, जैसलमेर लिया है। अगला महानगर की बात की थी अपन ने कि महानगर यानी कि 10 लाख से अधिक किंतु 50 लाख से कम जनसंख्या वाले महानगर कहलाते हैं। जैसे अपना जोधपुर है, कोटा है, पहले जयपुर भी महानगर की श्रेणी में, ठीक है। अब इसका जो तीसरा प्रकार है ये सन्नगर है। तीसरा प्रकार कौन सा है, सन्नगर। देखो सन्नगर का विकास कैसे होता है, आपसे पहले सबसे पहले सन्नगर होते क्या है, सन्नगर का मतलब होते क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एक वो जो महानगर होता है, तो महानगर के पास में एक धीरे धीरे दूसरा नगर बन जाता है और वो नगर एक दिन उस नगर में समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार के बड़े बने नगर को अपन क्या कहते हैं, सन्नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं बने हुए हैं, उनका बसा हुआ है, वो धीरे धीरे दिल्ली में मिलते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो गए, सन्नगर हो जाते हैं। तो सन्नगर यानी कि इसमें 2 जो महानगर हैं या एक महानगर एक नगर है, दोनों महानगर नहीं हो सकते हैं या हो भी सकते हैं, लेकिन कभी कभार महानगर और नगर भी आपस में मिलकर के जिस स्ट्रक्चर का, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, जिन अधिवासों का निर्माण होता है, उसको अपन सन्नगर की श्रेणी में रखते हैं। इसमें जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है, इसके 50 लाख तक भी हो सकती है। अब देखो इसमें एक विशेष बात आएगी कि जो सन्नगर है इसका सबसे पहले प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया। पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में किया था और उन्होंने लंदन, पेरिस और कलकत्ता जैसे क्षेत्रों को
एक तरह से संनगर की श्रेणी में उसने रखा। अब बात करते हैं बृहद नगर की। देखो इसको मेगालोपोलिस भी कहते हैं। इसको जो आपका बृहद नगर है, सबसे बड़ा नगर होता है, इसको मेगालोपोलिस भी कहते हैं। और ये मेगालो जो पोलिस शब्द है, इसका प्रयोग जीन गोटमैन ने किया था। किसने किया था? जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने किया था। और इसमें अनेक संनगर जब आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रकार की संरचना बनती है। उस आवासों के समूह को हम बृहद नगर की श्रेणी में रखते हैं, जैसे ग्रेट लंदन है, टोक्यो है और न्यूयॉर्क है। टोक्यो जापान में, ग्रेट लंदन, लंदन का नाम सुना है, ब्रिटेन की राजधानी, और न्यूयॉर्क अमेरिका में, यूएसए में। तो ये मुख्य शहर हैं जो संनगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नगरों को जनसंख्या के आधार पे प्रश्न आएगा आपके पास कि नगर किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। नगर किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो सबसे पहले नगर की डेफिनेशन देंगे कि ऐसे अधिवासियों का समूह है जिसमें अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं और अधिवास अधिक संख्या में होते हैं, जिसमें रहने वाले लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। इस प्रकार के अधिवासियों के समूह को नगर कहते हैं। नगरों को जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो चार प्रकार से डिवाइड किया था। एक नगर था, एक महानगर था, एक सन्नगर था और एक बृहद नगर था। और इनके लिए आधार क्या माना गया? जनसंख्या। अपन ने नगर की बात की है 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन ने जैसलमेर को लिया था। इसके बाद में आता है महानगर। कौन सा आता है? महानगर। तो महानगर यानी कि ऐसे नगर जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है लेकिन 50 लाख से कम होती है। इस प्रकार के अधिवासियों के समूह को या इस प्रकार के नगरों को महानगर की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे जोधपुर है, कोटा है। सन्नगर की बात करते हैं कि एक से अधिक महानगर या एक नगर और एक महानगर आपस में मिलकर के जिन अधिवासियों का समूह बनाते हैं, जिन नगरों का निर्माण करते हैं, उसको हम सन्नगर कहते हैं। और सन्नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पैट्रिक गिडीज ने। याद रखना, मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ सकते हैं, अंडरलाइन करना इसको। इस सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पैट्रिक गिडीज ने किया। कब किया? 1915 में किया। ठीक है, इसके बाद में जैसे लंदन, पेरिस, कलकत्ता इसमें आ गए। इसके बाद में बृहद नगर की बात करते हैं तो इसे मेगालोपोलिस भी कहते हैं, जिसका प्रयोग देखो ये भी मोस्ट चीज आ गई है, मोस्ट टॉपिक आ गया है कि जो मेगालोपोलिस किसे कहते हैं? मेगालोपोलिस किसे कहते हैं? मेगालोपोलिस बृहद नगर को कहते हैं। और ये मेगालोपोलिस शब्द किसने बनाया? इसका प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग जीन गोटमैन ने किया। किसने किया? जीन गोटमैन ने किया। ठीक है, कभी कभार पूछ लेते, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई बृहद नगर का प्रयोग किसने किया, इसे किस नाम से जानते हैं, या सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया। तो दोनों को याद रखना। इस सन्नगर से संबंधित कौन है? पैट्रिक गिडीज। और बृहद नगर से संबंधित कौन है? जीन गोटमैन। कौन है? जीन गोटमैन। और बृहद नगर को क्या नाम दिया गया? मेगालोपोलिस से नाम दिया गया। तो इसमें देखिए ग्रेट लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से नगरों के प्रकार हो गए। जिस प्रकार से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार थे उसी प्रकार से नगरीय बस्तियों के प्रकार हो गए। अब आगे चलते हैं कि नगरीय जो अधिवास होते हैं जहां पे बनते हैं, तो वहां पर बात करते हैं कि नगरीय अधिवास बहुत अच्छे होते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र होते हैं, उच्च चिकित्सा के केंद्र होते हैं, उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। ठीक है, मानव को आकर्षित करने वाले केंद्र होते हैं। लेकिन हर चीज के दो पक्ष होते हैं, लाभ तो से हानि भी होती है। लेकिन इसके अधिक आकार धारण करने से वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं विकसित होती हैं, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि नगरीय बस्तियों के जो आवास है, अधिवास है,
उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है। हालांकि समस्या बहुत कोई भी लिख सकता है कि नगरीय बस्तियों की समस्या क्या है, वैसे ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है, लेकिन थोड़ा सा जो सही रूप में लिखना है आपको। भाई अपन ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाए जाते हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। वहां पर पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम पाया जाता है, तो शहर में पर्यावरण प्रदूषण अधिक पाया जाता है। वहां पर शुद्ध पेयजल मिल जाता है, तो यहाँ पर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं, यहाँ पर बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत अधिक निवास करते हैं। वहां पर एक घर में यानी कि एक बस्ती में 50 से लेकर के 200-300 लोग हो सकते हैं, यहाँ पर लाख से लेकर के करोड़ तक लोग इसमें निवास कर सकते हैं इन समनगरों में। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो नगरीय अधिवास हैं इनकी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो 2-3 मैंने लिखी है कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला है शुद्ध पेयजल का अभाव है। आगे वो लिख लो कि प्रकाश का अभाव पाया जाता है। उससे आगे कि तंग मार्गों का निर्माण हो जाता है। उससे आगे गंदी बस्तियों का, स्लम बस्तियों का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं जो क्रिएट होती चली जाती हैं। आवास की समस्या होती है। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर के हो जाते हैं उनके आवास की समस्या है, तो उनके द्वारा गंदी बस्तियों का निर्माण कर लिया जाता है, फुटपाथ का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं नगरीय अधिवासियों की समस्याएं मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कच्ची बस्ती। किसकी बात करते हैं? कच्ची बस्ती की। भाई कच्ची बस्ती क्या होती है, कहाँ विकसित होती है? ठीक, जैसे अजमेर में कच्ची बस्ती है, अजमेर की कच्ची बस्ती के लिए फेमस है। ठीक है, जयपुर शहर की बात करते हैं, जयपुर शहर में बहुत सारी कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में जो धारावी बस्ती है सबसे एशिया की सबसे बड़ी एक कच्ची बस्ती है, बहुत गंदी बस्ती है, जहां पर उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बस्ती का विशेष महत्व है। छोटी से लेकर के बहुत बड़ी चीज यहाँ पर निर्मित होती है और यहाँ पर उपलब्ध होती है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत सारी हैं। कभी कभार सरकार है उनको विकसित करने की कोशिश करती है, वहां पर आवास बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इन लोगों के मन में डर है अगर वहां पर सरकार के द्वारा अगर अपना जो कब्जा हटवा दिया गया तो दोबारा अपने मिले नहीं मिले, इसलिए उसका निर्माण नहीं हो, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कच्ची बस्ती क्या होती है कि जो महानगर होते हैं या नगर होते हैं, सन्नगर होते हैं, ठीक है, बृहद नगर होते हैं, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रोजगार के लिए जाते हैं तो उनको आवास नहीं मिल पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर छोटी छोटी झुग्गी झुंपड़ियां बना लेते हैं। और कहाँ बनाते हैं भाई? शहर में खाली जगह कौन सी रहेगी? जो गंदी है, जो कचरा पात्र डालने की जो जगह होती है, जो कोई गंदा नाला बह रहा होता है या कोई बहाव क्षेत्र होता है, तो वहां पर ये लोग अपने झुग्गी झोपड़ियां बना करके एक समूह में रहना स्टार्ट करते हैं। अब मजदूर लोग होते हैं, मजदूरों के पास सारी सुविधा उपलब्ध करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ये धीरे धीरे करके इस प्रकार की बस्ती का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो वातावरण क्रिएट हो जाता है कि जिसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उस शहर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए। ठीक, महानगरों में या बृहद नगरों में कुछ व्यवस्थित अधिवासों, अव्यवस्थित अधिवासों, अनियोजित अधिवासों का निर्माण हो जाता है, जिसमें स्वच्छता व अनेक मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है। कच्ची बस्ती कहलाती है। आपसे पूछे हुए कच्ची बस्ती किसे कहते हैं? कि नगर है, महानगर है, सन्नगर है, उनके पास पास अनियोजित, बिना किसी नियोजन के, अविकसित, बिना किसी विकास की प्रक्रिया को देखते हुए कुछ अधिवासों का निर्माण हो जाता है, जिसमें स्वच्छता का अभाव होता है, अनेक मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है, अच्छा प्रकाश नहीं मिल पाता है, अच्छा पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, खाने के लिए अच्छा अनाज, अच्छी सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आदि का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की बनी बस्तियों के समूह को कच्ची बस्ती कहते हैं। मुंबई की धारावी बस्ती इसका उदाहरण है। नोट लगा करके लिखना, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है? स्लम बस्ती कौन सी है? सबसे बड़ी गंदी बस्ती है मुंबई की धारावी बस्ती। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मुंबई की धारावी बस्ती सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, लेकिन फिर भी उसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान है या उसका विशेष महत्व है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस क्षेत्र में
बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या कोई हार्डवेयर की हो या और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं बनती है वो सारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं जो गंदी बस्तियां होती हैं कि भाई इसमें क्या समस्याएं होती हैं, कौन सी समस्याएं क्रिएट होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भाई सीधी सी बात है, नाम ही जब इसका गंदा है तो इसी प्रकार के वहां पर समस्या क्रिएट होगी। पहला ये रखा है कि गंदी बस्तियों में अधिवास होते हैं वो अनियोजित होते हैं, किसी नियोजन के आधार पर उसको नहीं बनाया जाता है, सरकार की कोई एनओसी नहीं होती है, सरकार की कोई वहां पर अनुमति नहीं होती, बिना अनुमति के वहां पर जहां पर जगह मिल गई, खाली जगह मिल गई, वहां पर वो अपना अधिवास बना लेते हैं। इसलिए ये बस्तियां अनियोजित होती हैं और अविकसित होती हैं। दूसरा है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। अपन मुंबई जैसे शहर की बात करते हैं तो जहां पर बाहर के जो मजदूर लोग जाते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं कभी कभार मीडिया उनको प्रसारित करता है, मीडिया उनके बारे में बताता है कि एक कमरे में अभी कोरोना जो कोविड-19 चल रहा है तो इसके दौरान जो मीडिया कर्मियों ने जो सर्वे किया तो सर्वे में ये देखा गया है कि एक रूम में 15 से लेकर के 20 लोग निवास करते हैं, रहते हैं, और उस रूम की जो साइज होती है वो 15 बाई 10 के आसपास है, होती है 15 बाई 20 मान लो, उसमें 10-10 15-15 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या अधिक है और मकान छोटे छोटे होते हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपना जो बड़ा सा खेत होता है, ठीक है, हमारा बड़ा सा मकान होता है, 1 बीघा में मकान बना लेते हैं, लगभग 3000 वर्ग गज में बड़ा मकान बना लेते हैं, उसमें बड़े बड़े कमरे होते हैं, एक कमरे में अनाज डाल देते हैं, एक कमरे में अपने जो अन्य सामग्रियां होती हैं, स्टोरेज का सामान तो वो डाल लेते हैं, एक कमरे में एक लोग रहते हैं, पढ़ाई के लिए अलग रूम चाहिए अपने को। लेकिन वहां पर ऐसा है नहीं हो सकता कि जगह ही नहीं है, जगह का अभाव है। वहां पर 100 वर्ग गज में यानी कि 50 वर्ग गज में एक मकान बना देते हैं, नीचे मकान, एक कमरा लेट बाथ, उसके ऊपर एक कमरा लेट बाथ, उसके ऊपर एक कमरा लेट बाथ, उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जीवन है वो नरकदायक है, लेकिन मनोरंजनात्मक दृष्टि से वो बहुत बढ़िया होते हैं, लोगों का मन लगता है, ऐसा लगता है कि शहर में रह रहे हैं, उच्च शिक्षा मिल जाती है, उच्च चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन रहने के लिए मकान क्या होते हैं, छोटे छोटे और अव्यवस्थित होते हैं। अगला है गलियां बहुत छोटी होती हैं, वहां के जो मार्ग होते हैं ना, आप कभी कभार मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है जिसको अपन गुंडा कहते हैं। जब वो गुंडे लोग दौड़ते हैं तो ऐसी गलियों में दौड़ते हैं जहां पर छान छप्पर टेन वगैरह कुछ होर्डिंग्स लगे होते हैं, वायर लटके हुए होते हैं, उनको देखते हैं तो वो सारे जो सीन्स होते हैं ना वो सारे किसके होते हैं, इसी प्रकार की बस्तियों के होते हैं। वहीं पर उनको एक तरह से वीडियोग्राफी की जाती है, उनको डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलियां बहुत छोटी और तंग होती हैं, और जो तंग तो होती हैं और उसमें भी लोग जो दुकान वाले होते हैं अपने सामान को बाहर रख देते हैं, इसलिए पैदल चलना ही बड़ा मुश्किल है। मुंबई की धारावी बस्ती में कुछ गलियां ऐसी हैं जहां पर पैदल के अलावा अपने जो 2 पहिए की साइकिल होती है उसको पैदल बिना पेट्रोल की गाड़ी होती है वो भी नहीं ले जा सकते हैं। पेट्रोल वाले तो बड़ी दूर की बात है, बिना पेट्रोल की भी नहीं जा सकते, इसलिए वहां पर पैदल जाना पड़ता है। स्वच्छ पेयजल का अभाव ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि वहां का वातावरण ही गंदा है। ठीक है, वहां पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकता है। अब है एक कमरे में 8-10 लोग निवास करते हैं, छोटा सा कमरा होता है, पर्दे लगा लेते हैं, इधर माँ बाप रह रहे हैं, इधर संतान रह रही है, इधर कोई मेहमान आकर उसको शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एक अनार 100 बीमार, कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता तो ज्यादा है और आवश्यकता के लिए संसाधन कम है। इसी प्रकार की समस्याएं इन बस्तियों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गंदी बस्तियां होती है उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब आप इसमें टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अब इसमें आप आगे भी इसका वर्णन भी लिख सकते हैं, 1-2 लाइन लिख सकते हैं, कोशिश करना। तो ये हो गया अपनी नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियों के प्रकार, नगरीय बस्तियों की विशेषताएं, नगरीय बस्तियों की समस्याएं हो गई, कच्ची बस्ती हो गई, कच्ची बस्तियों की समस्या हो गई। अब कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप नगर में जो समस्याएं हैं, कच्ची बस्तियां हैं, उसका निस्तारण किस प्रकार से कर सकते हैं।
कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो बुक में देखने को नहीं मिलता है, वो आपकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग, उसका यानी खुद के विचारों के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना पड़ता है। तो जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, जो कच्ची बस्तियां हैं इसमें बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसका आप निवारण, जैसे मान लो कि आप वहां के चेयरमैन हैं या आप वहां के कलेक्टर हैं, ठीक, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आप इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? सबसे पहला, हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वहां जाकर के उन लोगों को समझाएंगे और उनको इससे प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले समस्याओं के बारे में बताएंगे, फिर उनको नियोजित रूप से रहने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सहायता से इनके आवास बनाने की व्यवस्था करेंगे और धीरे धीरे उनको सुव्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से एक रूप देने की कोशिश करेंगे, बस्तियों का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, ठीक है, और वहां पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी, शिक्षा के द्वार, शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए भी वहां पर व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से हम बहुत सारी क्रियाएं संपादित करके उन समस्याओं को हल कर सकते हैं, उन बस्तियों को स्वच्छ बस्ती के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा टारगेट लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों के मन में डर होता है कि अगर हम अपने यहाँ व्यवस्था की जा रही है, स्वच्छ किया जा रहा है, हो सकता है कि सरकार इस पर अतिक्रमण कर ले और अपना जो इस पर एक तरह से रहने का जो हक है उसको छीन लिया जाएगा और रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार अगर किसी क्षेत्र में कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रही है तो उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने जो नगरीय बस्तियां हैं, जो